तो हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। वेलकम करता हूँ मैं फिर से एक्टिव विद्या में। और भाई आज हम जो बोर्ड ने सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो फिजिकल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो भाई आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ, मैं इसके अंदर तुम्हें हर एक चीज़ लिख के नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें खाली एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें लिखना क्या है, और जहाँ पर मुझे नीड लगेगी कि भाई हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिखने का तरीका क्या है, वो तरीका मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तुम्हें ये भी बताऊंगा इस पूरी वीडियो में कि तुम्हें लिखना कैसे है, कैसे हर एक चीज़ को टैकल करना है। तो भाई चलिए अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले ना यार एक चीज़ समझो, चैनल पर रीच नहीं आ रही है। अब भाई रीच नहीं आएगी ना तो ये वीडियो औरों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हम भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज़ बताओ यार, हम मेहनत कर रहे हैं और भाई हम उसका रिजल्ट ना मिले तो कितना बुरा लगता है। तो भाई यार सपोर्ट करो थोड़ी सी। तो भाई यार क्यों मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है भाइयों। चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। तो भाई पहले सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें ये बोल रहा है कि हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉक आउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स। और जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है कि जब 19 टीम्स होती है तो राउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है, राउंड्स का फॉर्मूला होता है n-1। तो जैसे कि हमें पता है 19 टीम्स हैं तो 19 - 1 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। यानी कि जो जो पहला होगा उस पहले का आंसर होगा ए ऑप्शन। तो पहले का आंसर होगा ए, ठीक है भाई। फिर अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर भाई ये असर्शन रीजन का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रहा है असर्शन कि द नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ एन एलिमिनेटरी टूर्नामेंट। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो टीम खेलती है वो बाहर हो जाती है। अब एक बार हम इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न लिख रखा है इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस टू अनदर टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड। ये सही है यानी कि, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि एलिमिनेशन क्यों होता है इसके अंदर यहाँ पे बता रखा है। एलिमिनेशन राउंड होता है और क्यों होता है इसका रीज़न भी सही है, यानी कि इसका आंसर भी ए है, यानी कि दूसरे का आंसर ए, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला आंसर हो चुका है। इसका आंसर मतलब हमारा आएगा ए ऑप्शन। तो भाई जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग का है। इसके अंदर पूछ रखा है कि जो नोकनीज है वो कब होती है। तो भाई नोकनीज का ध्यान रखना, नोकनीज मतलब नीज जो है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। इसका मतलब जो पहला होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा तीसरा, यानी कि नोकनीज टच्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो इस समय क्लियर है कि पहले ही ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन तब भी हम सोल्व कर लेते हैं। काइफोसिस, काइफोसिस का मतलब जो बैक है वो आगे की तरफ से आगे आ जाती है, यानी कि इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। यानी कि हमारा जो दूसरा होगा वो मतलब ऊपर की तरफ से एक्सटेंड होता है, तो दूसरे का हो जाएगा पहला। और तीसरा लोडियोसिस, लोडियोसिस में मतलब जो नीचे की तरफ से है बैक वो आगे आ जाती है, यानी कि तीसरे में चौथा। और बोलेग्स का मतलब जो लेग्स है वो चौड़ी हो जाती है, इस वजह से चौथे का दूसरा। तो बस यहाँ पे तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है भाई। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर डेवलपिंग मसल विच न्यूट्रिएंट शुड इंक्रीज इन डाइट। तो जैसे कि आपको याद है, बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि वो डब्बे खा खा के बॉडी बनाइए, डब्बे खा खा के बॉडी बनाइए, तो वो डब्बे बस प्रोटीन के होते हैं। इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसन। आसन, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक हल बन रहा है। जो किसान होंगे उन्हें पता है कि हल थोड़ा इसी टाइप में होता है और यहाँ पर होता है ऐसे। तो ये थोड़ा हल टाइप में बन रहा है ना, इस वजह से ये है हलासन, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है विच आसन इज पोज लाइक कोबरा। कोबरा की तरह, यानी कोबरा के फन की तरह बोले तो भुजंगासन, क्योंकि भुजंगासन रुको, भुजंगासन ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो थोड़ा सा ना कोबरा टाइप में लगता है। यहाँ पे ये हाथ हो गया, यहाँ पे ये मुंह हो गया और यहाँ से ऐसे, यानी कि हल्का सा ना सांप की तरह लगता है, इस वजह से ये है भुजंगासन, छठे का ए ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या ये डेफलिम्पिक्स गेम वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन। तो इसका सीधा सा आंसर 1924। अब इसके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं, तो मैं रटना ही पड़ेगा, सॉरी भाइयों इसकी ट्रिक नहीं बता पाया। तो भाई इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है मैन आर्क इज डिफाइंड एज द, यानी कि मैन आर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई मैन आर्क का ध्यान रखना, मैन आर्क जो होता है ना वो होता है फर्स्ट पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड्स यानी कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स इन वुमेन्स इज कॉल्ड मैन आर्क, यानी कि इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन से। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनकी ट्रिक है कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है वो सोल्यूबल है किसके अंदर, फैट के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे ही अगर
पूछ ले कि वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल बता दो, वाटर के अंदर कौन से सोल्यूबल होंगे, तो वाटर सोल्यूबल का तुम एक याद रख लेना, अगर आप किसी को बीच चौराहे चौराहे पे BC बोलोगे तो वो पानी पानी हो जाएगा। अगर आप बीच चौराहे पे किसी को BC बोलोगे तो वो पानी पानी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B और C जो है वो वाटर सोल्यूबल है। तो भाई ये खाली ट्रिक है, तो इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा D, क्योंकि देखो KD और A और E, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। तो भाई चलो अब अमिताभ बच्चन स्टाइल में, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूरे 1 नंबर के लिए। तो भाई अब हमें इसके लिए मैच द फॉलोइंग करना है। तो भाई सबसे पहले तो प्लेट टैपिंग टेस्ट, यानी कि प्लेट टैपिंग टेस्ट किसके लिए होता है, रिएक्शन टाइम मिलाने के लिए, यानी कि पहले का तो दूसरा आएगा, पहले का दूसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और भाई फिर इसके बाद पुशअप, पुशअप किसके लिए होता है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ नापने के लिए, यानी कि दूसरे में पहला, यानी कि A ऑप्शन आएगा, बाकी का ऑप्शन मैच कर लेते हैं। पार्शियल कर्लअप, पार्शियल कर्लअप क्यों किया जाता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए। और मॉडिफाइड पुशअप क्यों करा जाता है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ नापने के लिए, लड़कियों की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ नापने के लिए, ठीक है। तो भाई ये रहे फिर से आपके आगे के क्वेश्चंस पूरे 1 1 नंबर के लिए। तो भाई अगला क्वेश्चन तुम पढ़ के देख लो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। क्या, तो बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि तुम एक चीज़ बताओ, अगर किसी की बोन खोखले तो उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जॉइंट स्ट्रक्चर, जॉइंट स्ट्रक्चर से पड़ सकता है, जैसे कि किसी की जो वो है कंधा है वो उतर जाता है, तो उसे फिर बाद में दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो इसका आंसर B हो जाएगा सीधा सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसके अंदर है द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड्योरेंस। तो इसका सीधा सा आंसर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो एनाएरोबिक तरीके से क्या होता है, जो एनाएरोबिक तरीका होता है ना, उससे क्या होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ना लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है ना लैक्टिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। यार मुझे लैक्टिक एसिड से प्यार हो गया कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ। तो भाई मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगर एक बॉल है, ठीक है, वो हिट कर रही है और अगर वो स्टॉप हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो भाई ये एग्जाम्पल किसका है, ये है एग्जाम्पल, इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, A ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले कार रेस, सबसे पहले तो भाई ये चलो ये गड्डी मान लेते हैं। यार ये गड्डी जैसी लग नहीं रही है, अरे क्या मतलब है नहीं लग रही है तो देखो ये रही गड्डी, ठीक है, और भाई ये मोड़ आया, ठीक है, और ये गड्डी गड्डी छोड़ के नहीं आनी, ठीक है, और बाई चांस फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये गड्डी उतनी पलट जाएगी और फिर गाना गाएगी, यो ये गड्डी मैंने आवाज़ मार दी, अरे आवाज़ के लिए सॉरी, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो कार रेस तो नहीं होगा। फुटबॉल, एक चीज़ बताओ, रोनाल्डो ने फुटबॉल मारी, वो गिर गया, क्यों गिर गया, फ्रिक्शन ही नहीं था, तो भाई फुटबॉल के अंदर फ्रिक्शन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फुटबॉल एलिमिनेटेड। आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं होगा, एक चीज़ बताओ, तुम अगर आइस हॉकी खेल रहे हो, आइस हॉकी में भाई तुम्हें वैसे भी फ्रिक्शन कम चाहिए क्योंकि बर्फ़ पे खेलते हो यार, इससे ही समझ जाओ, ठीक है। तो यार ये जो मैंने ये भाजी पाला बना दिया है इसके लिए माफ़ करना, और हॉकी हो नहीं सकता, ठीक है भाइयों, ये हो गया। तो भाई इसका सीधा सा आंसर आएगा C ऑप्शन, ठीक है, C ऑप्शन C। तो भाई इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्यों होता है, तो भाई इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो भाई अचीव गोल्स, ठीक है। तो भाई इसके बाद 16वां क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन का है, ठीक है, तो भाई ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो भाई इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल फॉर लिविंग स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। हाँ असर्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है वो ट्रू है। और एग्रेशन इज इनवर्सिबल एंड सॉरी भाई ये तुम्हें दिखेगा नहीं, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड होल्ड करो। तो भाई बस तुम एक बार अभी वाली स्टेटमेंट पढ़ लो, इसके अंदर लिख रखा है कि अरे यार ये फिर से यही आ गया, एग्रेशन इज़ इनवाइटेबल एंड इंस्पायरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। हाँ ये सही है, लेकिन ये भाई इससे एक्सप्लेन कर भी रहा है, क्योंकि ये देखो अगर तुम ध्यान से देखो, एग्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाँ है, और ये ज़रूरी क्यों है, ताकि, और ये कॉमन है भाई काफ़ी ज़्यादा, कहाँ कॉमन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो ये सही है और इसका ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है भाई। तो 16 का हो जाएगा A ऑप्शन, मैं मार्क कर नहीं पाऊँगा सॉरी। तो भाई उसका आंसर जो था वो A ऑप्शन था। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या कह रहा है ये, विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ एंड्योरेंस। तो भाई डायनामिक एंड्योरेंस नहीं होती, डिस रिलेटिव एंड्योरेंस नहीं होती, स्पेसिफिक एंड्योरेंस बिल्कुल नहीं होती, स्टैटिक एंड्योरेंस होती, तो 17वें का A ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक। भाई इसके अंदर चाहिए अडेप्टिव एबिलिटी, क्योंकि तुम्हें ना अपने हिसाब, अपने जो पोजीशन है इन सबको
एकदम से चेंज करना पड़ता है, बिल्कुल ड्रास्टिकली, बिल्कुल मतलब एकदम से, बिल्कुल साथ के साथ ही चेंज करना पड़ता है। तो इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा डी, एक सेकेंड यार, BCDE। वाह रे CBSE वाह, ठोको टाली, अरे ठोक तो दो यार। तो भाई इसके बाद तुम ये अगला क्वेश्चन पढ़ लो, मैं फिर अपनी नोटबुक पे लेके जाता हूँ, मैंने आंसर लिख रखा है। एनलिस्ट एनी टू एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, मतलब एज ग्रुप्स के लिए किस तरीके की गाइडलाइंस दी गई है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, दो दो पॉइंट्स बता दो। तो भाई चलो मेरे नोटबुक में, नोटबुक मतलब जाना नहीं है, मतलब नोटबुक में देख लेना, ठीक है। ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। और जैसे कि मैं भाई तुम्हें हर एक क्वेश्चन ना मतलब पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाइयों तुम भी समझो कि यार अगर इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई तो बहुत कम ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो भाई मैं तुम्हें कुछ जो वैसे है, जो मतलब जिनकी ओरिएंटेशन मुझे बताने की ज़रूरत है, वो मैं तुम्हें लिख लिख के दिखा दूंगा। बाकी फिर मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूंगा, क्योंकि इतना तुम खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा हर एक चीज़ को लिख के दिखाऊंगा, तो तुम्हें इस चीज़ को समझना थोड़ा। तो भाई मैंने तुम्हें खाली लिखने का तरीका बताया है, इसके अंदर कैसे लिखना है, तो भाई मैंने इसके अंदर सब कुछ करा है। तो जैसे कि एज ग्रुप 0 से 5 ईयर्स के लिए, तो मतलब WHO ने ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो एज ग्रुप्स क्या है, 0 से 5 साल के लिए। और भाई तो इनके लिए ना, अगर तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम इसे जिम करवाओगे, तो इनके लिए होती है फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी, यानी कि तुम बस धरती पे खेलो, धरती पे रहेंगे। तो बस अगर ये ज़्यादा छोटे हैं, अगर ये थोड़े मतलब मीडियम एज के ना, तो इनसे ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाओ और राइटिंग करवाओ। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से तुम्हारा मतलब क्या, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से तुम्हारा मतलब है जैसे कि देखा होगा ना कि मतलब कलर से कलर को मैच करो, और ये मतलब ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आ जाती है। और राइटिंग करवाओ, मतलब अगर ये ऐसे ऐसे ये कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी राइटिंग में कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इनके हाथ मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते कि ये ढंग से कुछ काम कर पाए, इसी वजह से कि इनका हाथ स्ट्रॉन्ग है, तो इनसे राइटिंग करवाओ। और अगर अगर यूथ्स की बात आ जाए, तो यूथ्स के अंदर तो वैसे भी जान होती है, तो इन्हें करवाओ मॉडरेट से विगरस एक्सरसाइजेज। और ये मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना, मतलब जिम जाना चाहिए, ताकि अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ और एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। फिर ओल्ड एज के लिए आ जाता है, ओल्ड एज वाले क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज वाले कर सकते हैं कि मतलब उनके लिए ना बैलेंस वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा परफॉर्म करो। बैलेंस वाली एक्सरसाइजेज से तुम्हारा मतलब क्या, बैलेंस वाली एक्सरसाइज इसलिए परफॉर्म करो क्योंकि तुम एक चीज़ देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो बुढ़ापे के कारण जो बैलेंसिंग एबिलिटी है ना, वो खत्म होती चली जाती है। तो बंदा जो है ना, तो उनसे बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवाओ, और उन्हें गार्डनिंग या फिर ऐसी किसी भी ऐसी उसमें लगवाओ। इससे पता है एक फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि बंदा जो है ना, वो मतलब अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो वो जो तुम्हारी दादा दादी है, जो कोई भी हो, वो मतलब थोड़ा अपने आप में ही लगे रहेंगे किसी काम में। वरना फिर ऐसा हो सकता है कि वो डिप्रेस हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, तो उन्हें गार्डनिंग जैसी कुछ चीज़ों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो बस यही है, 2 मार्क्स में तुम और क्या लिखोगे यार, इतना लिख दिया, ये कम है क्या 2 मार्क्स के लिए। तो भाई जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो तुम देख लो कि इसके अंदर क्या पूछ रहा है। इसके अंदर पूछ रहा है हाउ कैन वी से डैट प्रोटीन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई जैसे कि प्रोटीन जो है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी बॉडी का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा जो जिम विम करते हैं ना, वो प्रोटीन खाते हैं, मतलब प्रोटीन का इंटेक करते हैं। तो बहुत सारी बार हमने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई डब्बे खा के बॉडी बना रखी है, तो भाई वो उन डब्बों में और कुछ नहीं, उन डब्बों में प्रोटीन ही होता है। वैसे तो भाई ऐसे कहना नहीं चाहिए भाई, अगर ऐसे डब्बे खा के बॉडी बन रही होती ना, तो अंबानी का बेटा आज मोटा ना होता। भाई अब इस पर कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, बता रहा हूँ। तो ठीक है भाई, तुम ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद। फिर इसके बाद भाई मैं यार मैंने तुम्हें बताया कि मैं क्यों नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंशन द टेस्ट परफॉर्म 9 to 18 एज ग्रुप्स। तो भाई मैं तुम्हें ना इसे लिखने का एक सही तरीका बता देता हूँ, मैं खाली तुम्हें ओरिएंटेशन सिखा रहा हूँ, बाकी आंसर यार तुम्हें, हमने यार तुम्हें फ्री में वन शॉट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो जाके, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें यार इन चीज़ों को सीखना है ना, हमने भाई ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो गे रखी है, जाओ देखो और सीखो। अब तक क्या कर रहे हो फिर, अगर तुमने अब भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो भाई अभी मतलब वन शॉट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वन शॉट्स आ गए हैं। तो भाई वो मतलब छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, और भाई क्रिस्प कंटेंट है, और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने को मिलेगा उससे। ठीक है, तो ज़रूर देखना। फिर भाई मैं तुम्हें ना इसकी ओरिएंटेशन सिखा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ठीक है। तो भाई अब तुम देख लो, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ कर रखा है। अब भाई मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ क्यों किया है, अब एक चीज़ तुम समझो। भाई अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ ज़्यादा समय तक आ जाती है ना, तो तुम उसके अंदर गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हो। तो भाई हमें ना उस जो तुम्हारी शीट चेक कर रहा है ना, उसे ऐसा दिखना चाहिए कि उसे ज़्यादा टाइम ही ना लगे तुम्हारी चेक करने में, यार शीट चेक करने में। ठीक है, कुछ और मतलब मत निकालना।
यार मैं इतना डार्क क्यों होता जा रहा हूँ यार। ठीक है तो चलो यार छोड़ो। टेस्ट परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से भाई 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बीएमआई निकालते हैं, फिर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, और फिर पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, फिर 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप, सिट एंड रीच टेस्ट। तो भाई तुम चाहे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि बीएमआई लिखो। अब क्यों कहूँगा भाई, एक चीज़ बताओ, बाकी सब में ना थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा है लिखने को, और तुम्हें 2 नंबर ही तो चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम अगर वो 600 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट लिख दोगे, वो 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट लिख दोगे, फिर सिट एंड रीच टेस्ट लिख दोगे, तो वो तुम्हें 2 के बजाय 4 नंबर दे देगा, देगा तो 2 ही नंबर। तो भाई तुम्हें ना उसकी मेंटेलिटी के साथ खेलना है। तो भाई तुम्हें ना उसकी जो आंसर चेकिंग है ना, उसके अंदर जितना कम टाइम लगवा सको उतना कम टाइम लगवाओ। तो भाई मैंने जैसे कि भी मैं एक्सप्लेन रखा, और भाई तुमने ध्यान दिया तो देखो यार, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन करने की वजह कि बंदे का जो ध्यान है ना, वो सबसे पहले इन दोनों जगह ही जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि बी एम आई ऑल्सो, वो बॉडी मास इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड बी एम आई, यूज टू फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी, कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी। देखो मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा है, तो बंदे की नज़र यहीं जाएगी। फिर इक्विपमेंट को अंडरलाइन कर रखा है, इक्विपमेंट अलग से लिख रखा है, फिर बी एम आई का फॉर्मूला लिख रखा है, फिर इसे डब्बे में बंद कर रखा है। भाई इसके पीछे एक चला के मैंने इसे डब्बे में बंद क्यों किया, बंदा जो है ना इस थ्योरी को देखेगा ही नहीं, 90% नहीं देखेगा, देखेगा तो वो उसका ध्यान सबसे पहले यहीं जाएगा फिर यहाँ। भाई तो क्योंकि तुम एक चीज़ समझो यार, उसे चेकिंग करने के पैसे मिल रहे, तो ज़्यादा टाइम क्यों लगाएगा तुम्हारी शीट में। कम टाइम देना चाहेगा ना, तो तुम उसे और कम टाइम देने पे मजबूर करो कि तुम मेरी शीट को और कम टाइम दो और मुझे और ज़्यादा नंबर दो। तो बस तुम्हें ऐसी उसकी मेंटालिटी के साथ खेलना है। ठीक है, समझ गए। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई इतना तगड़ा कंटेंट ला रहा हूँ, पहले लाइक करो, जब भी आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ रहा मैं आगे। पहले लाइक करो और कमेंट में लिखते जाओ कि तुम्हें अब तक का सब कुछ समझ में आया कि नहीं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे और आपको फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई जैसे कि तुम अपना अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ बोन इंजरीज। तो भाई इसे भी अगर मैं इस मेथड से पढ़ाऊँ तो भाई तुम्हें आसानी होगी। तो चलो यार मैं इसका भी एक बार दिखा देता हूँ, मैंने फ्लो चार्ट कैसे बना रखा है। भाई तुम अगर चाहो ना तो इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी ऐड कर सकते हो। और यार मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। तो मैं बार बार क्यों बताऊँ। तुम कहोगे यार ये तो प्रमोट कर रहा है, चैनल को प्रमोट कर रहा है भाई, सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है तो भाई चलो, बोन इंजरीज का भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बाकी फिर यार तुम इतने समझदार हो, और हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने इसमें से एक फ्रैक्चर स्किप कर रखा है। और अब तुम मुझे कमेंट में बताओ वो कौन सा है, और मेरे पास कमेंट आ जाना चाहिए, मैं हर कमेंट को लाइक करूँगा, ठीक है। तो भाई इसके बाद मैं बोन इंजरीज बता देता हूँ। बोन इंजरीज जैसे कि एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होगा भाई, ये जो बोन्स होगी ना वो खाली ऐसे टूटेगी, मतलब पूरी नहीं टूटेगी। अब समझो तुम, जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, ये पूरी एक बोन हो गई, और ये बस यहाँ से हल्का सा कटा है और ऐसे टूट गई, ठीक है। बस ये ऐसे टूटे, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुई। और सिंपल फ्रैक्चर क्या होगा, सिंपल फ्रैक्चर में, सिंपल फ्रैक्चर का मतलब है, सिंपल फ्रैक्चर का मतलब है सिंपल होगा जो। अब तुम ये बोलोगे यार क्या मतलब है तेरा, यार तू क्या कह रहा है। सिंपल फ्रैक्चर बोले तो सिंपल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर हड्डी टूट जाए लेकिन पता ना लगे, और कंपाउंड फ्रैक्चर जिसके अंदर हड्डी टूटे और पता लग जाए। और इम्पैक्ट फ्रैक्चर मान लेते हैं, यार कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर पसंद नहीं आ रहा यार, बहुत देर हो गई एक ही कलर से लिख के जा रहे हैं ना। तो भाई जैसे कि मान लेते हैं ये एक बोन है, नीली हड्डी, कमेंट में बताओ किसकी है नीली हड्डी। ये दो हड्डियाँ हैं, ठीक है। और भाई इम्पैक्ट पड़ा, और भाई ये दोनों जो बोन्स है ना, वो एक दूसरे के अंदर घुस गई, दो एक दूसरे के अंदर घुस गई, हाँ घुस गई, ठीक है। और भाई ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। लो लो यार ये हड्डी है, ठीक है, मानता हूँ ड्राइंग थोड़ी बुरी है। और भाई मतलब ये एक दूसरे के अंदर घुस चुकी है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसके अंदर कंक्लूड कर लिया जाएगा, समझ गए ना। फिर भाई इसके बाद ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जब बोन जो है वो ट्रांसवर्स तरीके से टूटेगी, जब बोन बोन जो है वो ट्रांसवर्स तरीके से टूटेगी तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और जब ओब्लिक तरीके से टूटेगी तो ओब्लिक फ्रैक्चर। इसके अंदर एक फ्रैक्चर मैं फिर से बोल रहा हूँ मैंने छोड़ रखा है, वो तुम मुझे बताओ कि मैंने कौन सा फ्रैक्चर छोड़ रखा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे बढ़ जाते हैं यार, छोड़ो, तुमने कर दिया होगा। तो भाई इसके बाद तुम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्या है ये भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग। भाई गोल सेटिंग का सीधा सा मतलब होता है, तुम अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो, अगर तुम उसे भी पाना चाहते हो, तुम गोल की सेटिंग करोगे। भाई 14 Feb का इंतज़ार करोगे कि हाँ भाई उस समय उसका भी मूड होगा सही सा। यार एक हकीकत बताऊँ, मैं भी ये वीडियो 14 Feb को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं भी सिंगल हूँ, मेरे पास भी कोई नहीं है बात करने को। जोक्स असाइड यार, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम सोच रहे हो यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है तो भाई गोल सेटिंग पे आ जाता है। तो भाई गोल सेटिंग,
गोल सेटिंग, यार मुझे ये सब तो दिखाई दे रहा है यार। ठीक है भाई, तो गोल सेटिंग मतलब हम अपने गोल्स को सेट करेंगे, मतलब जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये काम करना है। जैसे कि भाई मुझे अपना 20 किलो वजन घटाना है 3 महीने का आखिरी में, तो बस यही हो जाता है गोल सेटिंग। फिर अगला आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी कितना रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मली कर सकती है। ठीक है, तो भाई अब मैं इसके टाइप्स जो है भाई वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। तो भाई ये रहे, देखो यार फ्रैक्चर के टाइप। पहला जो हो जाता है वो हो जाता है पैसिव। पैसिव का मतलब जो पार्टनर की मदद से होगा यार, मदद से भाई। पैसिव मतलब पार्टनर की मदद से होगा। अब तुम इसे ऐसे समझो, पी फॉर पैसिव, पी फॉर पार्टनर। भैया हमारी तो पार्टनर भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार, मैं बनवा के दूँ। और भाई एक्टिव मतलब जो विदाउट पार्टनर होगी, मतलब जो विदाउट पार्टनर जो तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर भाई एक्टिव जो है ना वो दो तरीके से आ जाती है, स्टैटिक और डायनामिक। भाई इसके अंदर आ जाता है चक्रासन और इसके अंदर आ जाता है जिम्नास्टिक्स। अब एक चीज़ बताओ भाई, तुम्हारे पास कोई है तो है नहीं, तो भाई तुम खुद ही स्ट्रेचिंग करोगे। अगर तुम्हारी मोशन नहीं दिख रहा है, विदाउट मोशन, देखो विदाउट मोशन तो वो हो जाएगा स्टैटिक, और अगर विद मोशन होगा तो वो हो जाएगा डायनामिक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे बढ़ जाए यार। तो भाई अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द पर्पज़ ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। भाई स्पेसिफाई द पर्पज़ इज फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। भाई सबसे पहले तो ये समझ लो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है। तो भाई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो भाई किसी एक प्रॉपर वजह से करवाया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्स जो होता है तुम्हारे स्कूल में, सॉरी यार हमारे स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे भी नहीं होता यार। मेरी ये क्लिप किसी ना किसी तरह हमारे स्कूल वालों तक पहुंचाओ और उन्हें बताओ कि तुमने स्पोर्ट डे भी नहीं करवाया और फेयरवेल भी नहीं करवाया है। यार करवा दो यार। ठीक है अरे यार छोड़ो, जोक्स असाइड, तुम पहले पढ़ लो यार, अब तो ये क्या ही करवाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो क्या है ये कम्युनिटी सर्विसेज में कैसे मदद करता है। तो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे कि तुम्हारे स्पोर्ट्स डे क्या होता है, स्ट्रेस कम करने के लिए। तो भाई यही है, स्ट्रेस कम करने के लिए होता है, एनजाइटी कम करने के लिए होता है, डिप्रेशन कम करने के लिए होता है। और इसके अलावा तुम इसके अंदर लिख सकते हो भाई वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए होता है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हो यार, ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। सबसे पहले भाई जैसे कि नेपाल में बाढ़ आ गई तो नेपाल वालों की मदद करने के लिए चैरिटी के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही लिखना। और फिर व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन्स ड्यू टू द फीमेल एथलीट ट्रायड इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो भाई सबसे पहले तुम्हें फीमेल एथलीट ट्रायड पढ़ना पड़ेगा, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। तो भाई इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है हेल्थ में। भाई सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है इसके अंदर एक वो भी आ जाता है, मतलब ये 3 तरीके की होती है। तो उसमें एक आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो लड़कियां जो वो खाना बंद कर देती है, और अगर खाती भी है तो उल्टी कर देती है। तो भाई सबसे पहले तो उनकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। ठीक है भाइयों, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, उनकी जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफेक्ट हो सकती है, उनकी तबीयत खराब रहने लग जा सकती है, उनकी इम्यूनिटी वीक पड़ सकती है। यार इसके अंदर तो अंधे पॉइंट्स लिख सकते हो यार। एक चीज़ बताऊं, अगर कहीं भी ऐसी चीज़ आए ना तो माल न्यूट्रिशन तो हर जगह चेप दो। किसी को क्या पता कि तुम्हें तो ज़्यादा आता ही नहीं। ठीक है भाइयों, तो भाइयों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। भाई डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिटिव मतलब जो न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं वो होता है न्यूट्रिटिव, और वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जैसे कि रफेज से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलते। ठीक है, ऑफर डाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे कि वाटर जो है ना, हम वाटर को भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा। और तुम ये मत कहना कि ये न्यूट्रिशन नहीं है भाई, तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो भाई ये एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में काउंट कर लिया जाता है वाटर, क्योंकि बाकी और चीज़ों में मदद करता है। और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो न्यूट्रिएंट से रिच होता है उसके अंदर तुम चाहे विटामिन लिखो, मिनरल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन नॉन न्यूट्रिटिव एग्जाम्पल में वाटर और रफेजेस लिख सकते हो। फिर इसके बाद विद द हेल्प ऑफ सूटेबल स्पोर्ट्स एग्जांपल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जो हर एक एक्शन होगा ना, रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड, अबे यार ये देखो भाई मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट दिखाओ कम से कम। मैं का पैड तो ले लूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। इक्वल एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ठीक है। एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यही है, ठीक है। अब भाई मैं इसे हटा देता हूँ, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो स्विमिंग। जैसे कि स्विमिंग में बंदा जो है ना पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, लेकिन वो तब भी आगे जाता है, ठीक है। तो भाई यही एक सूटेबल एग्जांपल हो सकता है इसका। और भाई तुम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे एक बंदा अपने हाथ पीछे की तरफ करता है, वो पानी पीछे की तरफ जाता है, लेकिन जो पानी है वो उसे आगे की तरफ धक्का देता है, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। तो भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, हाउ वी कैन एनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करके। जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ने का मन नहीं करता तो वो खुद ही कहता है, अबे कुत्ते पढ़ ले, अबे पढ़ ले, वे बोर्ड आ रहे हैं भाई, पढ़ ले। तो अभी भी भाई लोंडिया बाजी में लगा पड़ा है, लड़कियों से बातें करने में लगा पड़ा है, भाई बोर्ड आ रहे हैं, पढ़ ले, पढ़ ले भाई। शायद तुम भी इसमें से एक हो, ठीक है भाई। तो सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करके अपने आप को मोटिवेट करना, कि जैसे कि यार मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा फिजिकल में, लेकिन आखिरी में आके फोड़ के चला जाऊंगा फिजिकल को, तो बस यही है सेल्फ टॉक, ठीक है। और भाई सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मतलब, अरे खुद पर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, सेल्फ एस्टीम में काउंट कर लिया। इसी के साथ तुम्हारे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। तो अब इसके बाद आता है चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी, भाई यानी कि केस बेस्ड स्टडीज़ है। तो भाई इस केस बेस्ड स्टडीज़ का आंसर देख लो, चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी। बोर्डिंग कमेटी क्या करती है भाई, उनका टेक केयर करती है कि स्टे कैसे है, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी, सेरेमनी कमेटी का मतलब, सेरेमनी कमेटी का जो काम है वो क्या है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर दे रखा है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी, टू टेक टीम टू द वेन्यू, नहीं ये तो ट्रांसपोर्ट कमेटी करेगी ना। टू प्रोवाइड देम मील्स, नहीं। टू प्रोवाइड देम केयर एंड स्टे, ना। टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, टू अरेंज टीम्स मैच वेन्यू, ना। टू प्रोवाइड देम मील्स, नहीं। टू टेक केयर ऑफ ओपन, नहीं। टू मेक फिक्सचर्स, हाँ फिक्सचर्स बनाते हैं। और वाई कमिटी आर रिक्वायर्ड, टू ऑर्गेनाइज, टू डिस्टर्ब ऑल द वर्क, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सी नहीं होगा। डी, डी तो हो ही नहीं सकता यार, सी नहीं है। टू डिस्टर्ब द वर्क, नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर ए ऑप्शन, ठीक है भाई। तो बस हमारी पहली केस बेस्ड स्टडी हो गई। भाई एक चीज़ का और ध्यान रखना, इसके अंदर ना बहुत बार ऐसा होता है कि जो विजुअल इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चन है ना, वो तक बच्चे अटेंड कर आते, तो ये गलती तुम बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। तुम ये पहले देख लेना कि उसके ऊपर कहीं विजुअल इम्पेयर्ड तो नहीं लिखा है, क्योंकि भाई ये खाली उनके लिए है जिन्हें ढंग से दिखता नहीं, लेकिन तुम तो ढंग से देख पाते हो ना, तो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए तो इन क्वेश्चन को प्लीज़ स्किप कर देना। ये नहीं कि तुम ये भी करके आ रहे हो, भाई बेवजह टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे उस पर आंसर पर, तब भी काटा ही लगना है। नंबर तुम्हें एक ढिल्ले के नहीं मिलेंगे, तुम चाहे कितना ही अच्छा लिख के आओ, कितना ही कुछ करिए, लेकिन आंसर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई इसके बाद अगली केस बेस्ड स्टडी, द फर्स्ट पैरालंपिक और वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1960, ए ऑप्शन है, सीधा सा ए ऑप्शन, ठीक है। और भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद एजुकेशनल चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक स्कूल, भाई ये ऑप्शन सीधा सा गलत है, हटाओ इसे। इंस्ट्रूमेंटल डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक नीड टू प्रूव अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, more than one of the above. Specific education is a branch of education which deals with more than one of the above to provide अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो भाई इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि भाई ये और भी बहुत सारी चीज़ों से डील करता है, ठीक है। और वाई इज इट कोल्ड पैरालंपिक्स, उसे पैरालंपिक्स क्यों कहा जाता है। द फर्स्ट कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन पेंगुइनी, नहीं। इट रेफर्स टू पैरालंपिक, WW2, वाह, द इवेंट रन्स पैरेलल टू ओलंपिक्स, इट इज़ एन इवेंट इन पैराप्लेजिक्स, नहीं। इसका एक सही जवाब होना चाहिए, द इवेंट रन्स पैरेलल टू पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, ठीक है। और व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स गेम, स्पिरिट इन मोशन, हाँ बस यही है, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। तो तुम्हारे इसके साथ केस बेस्ड स्टडी भी हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। भाई यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, वीडियो लाइक नहीं करोगे, लाइक कर दो यार, सपोर्ट दिखाओ अपनी। भाई अगर तुम्हें पढ़ना है कि यार नहीं यार हमें समझ नहीं आ रहा, तो भाई एक चीज़ करो, तुम जाओ यूट्यूब पे, इसी चैनल पे हर एक चैप्टर की वाइज वीडियोस आती जा रही है, अभी सारी आई भी नहीं है। तो भाई तुम वहाँ से अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, और भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं,
तुम अपना बेस्ट दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है। तो भाई बस अब थोड़े से क्वेश्चंस और रह रहे हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो भाई इसके बाद ये दे रखा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे इसका क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। भाई तो इसके बाद तुम देख लो, डिक्रीज लंग कैपेसिटी नहीं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं। भाई इसका सही सीधा सा आंसर हो जाएगा डिक्रीज हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है भाई। तो बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए ना, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो भाई द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, नहीं ये नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट बीट नहीं। और वेंट्रिकल, हाँ वेंट्रिकल वाला सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वेंट्रिकल, और वो भी वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बस सी ऑप्शन। और फिर कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट जो है वो पर मिनट पे कितना वो निकाल रहा है ब्लड, तो बस इसके अंदर ए ऑप्शन। और इसके अंदर ब्लड प्रेशर इज, तो भाई हार्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो भाई इसका हो जाना चाहिए द रेट ऑफ ब्लड, ना द फोर्स एक्सर्टेड, हाँ बी ऑप्शन, आर्टरीज के वॉल्स पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है भाई। तो भाई वैसे तेरे बायो वालों का, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ता है ना। तो भाई इसके बाद लिस्ट डाउन एनी फोर आसन्स यूज टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी 4 आसन बताओ। तो भाई मैं तुम्हें 4 आसन बता देता हूँ। एक तो ताड़ासन, एक कति चक्रासन, एक ओतन पदन आसन, एक अर्धलासन, एक वो गोमुखासन, और एक उत्तन मेंडूकासन, ठीक है। मैंने भाई ये तुम्हें खाली नाम बताया है। अब भाई इनसे रिलेटेड तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई तुम लॉन्ग वीडियोस देखो, क्योंकि भाई हमें खाली पेपर डिस्कस करना है। और भाई अगर मैं तुम्हें एक एक चीज़ लिखवाने पर बताने पर आ गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए भाई तो था कि यार वीडियो की लेंथ भी तो छोटी होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। भाई मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शंस बता देता हूँ। जिस भी हिस्से पे प्रेशर पड़ेगा, अगर जिस हिस्से को छोड़ के, हाइपरटेंशन में जिस हिस्से को छोड़ के जहाँ पर भी प्रेशर पड़ेगा, किसी भी आसन में जिस हिस्से के लिए वो एक्सरसाइज है उसे छोड़ के कहीं भी प्रेशर पड़ेगा ना, तो बस उसकी जगह उस जगह का नाम टेप देना। और स्टिक डायग्राम, भाई स्टिक डायग्राम मैं बता रहा हूँ, स्टिक डायग्राम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अगर तुम इस वीडियो पे 50 लाइक्स करवाओगे, ज़्यादा नहीं कह रहा, 50 नहीं यार, 50 भी यार मैं कम कह रहा हूँ, है ना। 75 लाइक्स करवाओगे तो एक डेडिकेटेड वीडियोस पूरी इसी टॉपिक पे आएगी कि तुम्हें स्टिक डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद डिस्कस द पर्पस ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी टू। तो भाई रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, अगर तुम्हें ध्यान हो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंदर है, सबसे पहले है चेयर स्टैंड टेस्ट, और भाई लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ मेजर करता है। फिर इसके अलावा आर्म कर्ल टेस्ट, ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। फिर चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है, ये लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर बैक स्क्रैच टेस्ट, वो अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ये एजिलिटी के लिए। और 6 मिनट वॉक टेस्ट एरोबिक एंड्योरेंस के लिए। और फिर इसके अलावा 2 मिनट अप टेस्ट होता है एक और, ठीक है भाई। तो बस यही है तुम्हारा रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट, किसी भी दो का एक्सप्लेन करना है। अब तुम कहोगे तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो भाई तुम लॉन्ग वीडियोस देखो जो कि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर दे रखी है। और भाई जितने भी स्टिक डायग्राम्स जो पूरी फिजिकल में आ सकते हैं वो पूरे वन शॉट में करवा दूंगा, मैंने तुम्हें शर्त बता दी है। और भाई कमेंट में आ जाना चाहिए कि पार्ट सेकंड, जैसे पार्ट सेकंड आएगा इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पक्का आएगी। फिर भाई इसके अलावा डिफाइन स्ट्रेंथ एंड डिफरेंस बिटवीन, भाई देखो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है तुम, मतलब तुम्हारी जो मसल है वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है किसी रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए। तो भाई इसके बाद ये होती है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस जिसके अंदर तुम्हारी मूवमेंट विजिबल नहीं होगी, तुम जोर लगा रहे हो, जैसे कि पुशिंग अ वॉल, जैसे कि तुम वॉल को धक्का तो, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वॉल है, तुम इस वॉल को धक्का तो लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई देख लेगा कि तुम धक्का लगा रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो, नहीं पता चलेगा ना। और इसके अलावा जब तुम प्लैंक करोगे, प्लैंक पता है ना क्या होता है, जैसे कि ऐसे और फिर यहाँ से हाथ ऐसे, तो ये हो गया प्लैंक, ठीक है। तुम प्लैंक कर रहे हो, किसी को पता है कि तुम्हारे एब्डोमेन पे कितना ज़्यादा पेन पड़ रहा है, नहीं पता चलेगा ना। और आइसोटोनिक जिसके अंदर तुम्हारी मूवमेंट दिखेगी, लेकिन तुम पूरे अच्छे से मूव नहीं करोगे। आइसोटोनिक के अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं बाइसेप कर्ल, जैसे बाइसेप कर्ल करते तुम्हारा एंगल चेंज होता है, तो वो आइसोटोनिक में। और आइसोकाइनेटिक में साफ साफ पता चलता है, जैसे तुम भाग रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो वो आइसोकाइनेटिक में जिसके अंदर तुम डिस्प्लेस होगे।
और भाई व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द। ठीक है भाई, सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन जो रुका हुआ फ्रिक्शन होगा, फिर डायनामिक फ्रिक्शन जो चलता हुआ फ्रिक्शन होगा, चलती हुई बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा। सबसे पहले तो यार मैं इसे साफ कर दूँ ताकि ढंग से फिर से समझा पाऊँ तुम लोगों को। ठीक है, तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया था स्टैटिक जो रुकी हुई बॉडी पे लगे, डायनामिक जो चलती हुई बॉडी पे लगे, और रोलिंग जो घूमती हुई बॉडी पे लगे, और इसके अलावा आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइड करती हुई बॉडी पे लगे, और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन जो कि जैसे कि तुम किसी भी पानी वाली चीज़ में उस समय जो फ्रिक्शन लगे। तो भाई इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन में तुम स्विमिंग लिख सकते हो, जैसे कि तुम अपोज करोगे तो तुम पानी में तुम्हें अपोज करेगा फिर से कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन पड़ेगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तो वो उसका एग्जांपल हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल हम दे सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाता है जैसे कि जब मैच स्टार्ट ही नहीं होता तो फुटबॉल रखी रहती है, तो उस समय तुम उसके मूवमेंट नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे तुमने बॉल को किक किया तो वो थोड़े समय के बाद जाकर रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है भाई, तो बस इसी के साथ तुम्हारे वाला पेपर पूरा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, और भाई तुम प्लीज़ ये मत कहना कि तुमने भैया कुछ लिख के नहीं दिखाया और ये सब। भाई मेरी भी मजबूरी है, वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, बालक छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं वीडियो को, फिर यार खुद भी डिमोटिवेट होते हैं यार जब ऐसे लोग वीडियो छोड़ के भागते हैं ना। तो इसलिए भाई माफ़ कर देना कि मैंने वीडियो की लेंथ कम रखने की वजह से तुम्हें समझा हर एक चीज़ दी कि किसमें क्या करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया कि तुम्हें बोर्ड्स में लिखना कैसे है। तो भाई तुम इससे पैटर्न समझो कि लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो भाई मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। और अगर भाई तुम्हें जो मैंने आंसर्स बताया उसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम इसी एक्टिव विद्या अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे जाओ और वीडियोस देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। यार हमारी भी रीच बढ़वाओ ना यार, तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? तुम हमारी रीच बढ़वाओगे, हम और ज़्यादा मतलब हम जितना पैसा आएगा हम सारा पैसा इसी में लगाएंगे ना। हम अपने आप को और ज़्यादा लेवलअप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम और अच्छा और प्यारा कंटेंट ला सकें। तो बस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट करना कि बस मज़ा आ गया यार वीडियो देख के, समझ आ गया जो भी था। ठीक है, तो भाई हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत पूरी हुई है। तो चलो, तो भाई बस इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। और भाई जैसे मैंने बोलते कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी से जल्दी सिमटवाने की कोशिश करूँगा, तो मैंने जल्दी से जल्दी तुम्हें पूरा सैम्पल पेपर पढ़ा दिया है, तुम्हें बता दिया है क्या क्या होगा। तो भाई तुम्हें अपना बेस्ट दे के आना है। अब भाई हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने का। तो भाई अभी बारी तुम्हारी है, तुम्हें करना होगा। तुम समझो इस बात को, तुम नहीं तो कौन करोगे? तुम नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा भाई? तुम ही हो जो कर सकते हो। हर किसी के अंदर एक चीज़ बताओ भाई, जो बंदा ये अभी ये सोच के बैठा है कि हाँ भाई मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ, तो भाई उससे तो वैसे भी नहीं होने वाला। तुम मान लिया भाई चलो नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए, मान लिया भाई तुम अगर भाई 30 के लायक थे भाई, तुम कम से कम 45 तक तो पहुँचोगे। और भाई फिजिकल एजुकेशन बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस भाई इसी के साथ भाई आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैंने अपना मतलब जितना बेस्ट दे सकता था जल्दी से जल्दी कंटेंट ख़त्म करवाने का, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। तो भाई अब आपकी इजाज़त लेता हूँ, और अब मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत। और भाई वैलेंटाइंस डे के साथ ब्लैक डे भी है, याद रखना। ठीक है भाइयों, तो जय हिंद भाइयों, मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।